बनाए रखेंगे और आप सभी सदन के हर मुद्दे में सहयोग करेंगे तथा सदन में शांति को बनाए रखेंगे। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। कुमारी राधिका जो मध्य प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं, उन्हें शपथ तथा प्रतिज्ञा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता एवं एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। कुमारी आकांक्षा जो मध्य प्रदेश के रुड़की क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, उन्हें शपथ तथा प्रतिज्ञा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा? आप में शपथ ग्रहण करेंगी? In the name of God, that I will bear faith and allegiance solemnly to uphold the Constitution of India as by the law established, that I will uphold to the sovereignty and integrity of India, that I will do right to all fairness, people in accordance with the Constitution and law of the without fear or favor, affection or ill will. Thank you. माननीय सदस्यगण, बड़े ही दुख के साथ मैं सभी को अवगत करवा रही हूँ कि भारत के प्रथम सीरियस ले जा रहा भारतीय सेना का वायुयान Mi-70VM कोहनूर की पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में कैप्टन विपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 14 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में बचे इकलौते वरुण सिंह का भी बाद में निधन हो गया। भगवान दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। जनरल विपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने भारत के सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के विकास में बहुत योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थे। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। उस दुर्घटना में उनकी पत्नी सहित 11 अन्य लोगों की मौत पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने पूरी लगन से भारत की सेवा की। मेरी शोक संवेदनाएं परिवार संतप्त में है। उनकी पत्नी में 11 लोगों के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। भगवान दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। सदस्यगण, अपना गहरा शोक व्यक्त करने के लिए कुछ शर्तें महासचिव जी शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजते हैं। मुझे घोषणा करनी थी कि आज हमारे मध्य महामहिम राष्ट्रीय राष्ट्रपति जी के अतिथि उपस्थित हुए हैं। मुझे उनका परिचय करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुमार शिवम, रक्षा मंत्री श्रीलंका। अंशिका, विदेश मंत्री अमेरिका। कुमारी नैन्सी, वित्त मंत्री रूस। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। महासचिव जी, सभी सदस्यों को आज की सूची में एजेंडा उपलब्ध करवाया जाए। प्रश्न संख्या 301, कुमारी दिशिका। माननीय स्पीकर महोदया, जैसे कि आप सभी को विदित है, पिछले 2 साल मानव जाति के लिए बड़े क्षतिपूर्ण रहे हैं। इस दौरान हमने अपने परिजनों को खो दिया है। क्या गृह मंत्री जी ये बताने की कृपया करेंगे कि मार्च 2020 में देश में कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है और क्या केंद्र सरकार की कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों के
परिजनों को भुगतान हेतु NDRF से वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना तैयार की गई है? और क्या उच्चतम न्यायालय में कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को भुगतान हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हाँ तो तस्कंदी ब्यौरा बताइए। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पोर्टल पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर माह 2020 से दिनांक 26 नवंबर 2021 तक देश में कोविड-19 से 4,67,468 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इनका ब्यौरा वेबसाइट www.moh.fw.government.in पर उपलब्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30 जून 2021 के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 1211 के अंतर्गत 11 सितंबर 2021 को दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2021 को संयुक्त रूप से जारी कोविड-19 से हुई मृत्यु के लिए सरकारी दस्तावेज संबंधी दिशा निर्देश के अनुसार 50,000 रुपए प्रति मृत व्यक्ति की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाती है। इस संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई तत्काल और निर्धारित समय सीमा के भीतर करने का अनुरोध किया है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 302 कुमार अक्षित। पिछली सरकार के समय एनपीए जो 3.4% के न्यूनतम स्तर पर था, आज जो बढ़कर 10.8% हो गया है। मैं वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि यह समस्या इतने भयंकर स्तर पर कैसे पहुँच गई? माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय महोदय, ये एनपीए की समस्या इतने बड़े पैमाने पर कैसे पैदा हुई, ये जानना बहुत आवश्यक है। माननीय सांसद जी की तालीम विश्व के प्रतिष्ठित स्थानों में से हुई होगी और उन्होंने ये कहावत तो सुनी होगी कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, शाब्दिक झूठ और आंकड़े, और आज वह इस तीसरे वाले झूठ का शिकार हो गए हैं। इन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उससे 29 मई की सरकार से जो पाप हुए और समस्या क्या है दोनों ही स्पष्ट हो जाएंगे। और आज यहाँ जितने भी लॉन्स की बातें हो रही हैं वे पुराने समय में दिए गए थे और उसमें उनको लगता होगा कि 2003 से 2007 तक विश्व बाजार में इकोनॉमिक बूम था, इसीलिए बैंक अपना सारा पैसा उद्योग एवं उद्योगपतियों को लगातार दे रहा था, ये सोचकर कि उद्योग फैलेगा, फूलेगा, देश को लाभ होगा। मैडम स्पीकर, लेकिन देश को लाभ तो नहीं हुआ, उद्योगपति जरूर फूल गए। बिना किसी सिक्योरिटी के लोन पर लोन बांटे जाना तब तो साहब की नीयत पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मैं बचाती रही दीमक से घर अपना, चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। ये आंकड़ों में वृद्धि कैसे हुई एवं उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ा, ये जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन आप एनपीए को रिस्ट्रक्चर करते रहिए और उसे एनपीए घोषित मत करिए और अपनी और देशवासियों की आंखों में धूल झोंकते रहिए और फिर कहिए कि हमारे इसमें तो एनपीए 3.4% था, आपके इसमें 10.8% कैसे हो गया। ये 10.8% इसीलिए हो गया जिसे आपने कारपेट के नीचे छुपा के रखा था, वे कारपेट के ऊपर आ गया और इन अनियमितताओं को उजागर करने का काम आरबीआई ने 2015 में किया। आरबीआई ने यह भी कहा जिन लोगों को आप परफॉर्मिंग दिखा रहे थे वे नॉन परफॉर्मिंग थे और तब आरबीआई ने उसे एनपीए में डाला और विपक्ष ने जो सुनहरा भ्रम पाल रखा है कि 2014 के बाद जब हमारी सरकार आई तब ये समस्या पैदा हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह समस्या तो हमें विरासत में मिली है और जो लोन बिना किसी सिक्योरिटी और निजी स्वार्थ के लिए बांटे जा रहे थे वही आज हमारी बैंकिंग व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। और ये जो एनपीए का बढ़ता संकट है इसे मिटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है एवं आवश्यक कदम उठा रही है। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना तारीफ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा, जरूर ना कर शान शौकत कुर्सी पर, मेरा भी हिसाब होगा और तेरा भी हिसाब होगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 303 कुमारी श्वेता।
माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि शिक्षा सर्च और शिक्षा डेवलपमेंट द्वारा भारतीय शिक्षा में दो मुख्य समस्याओं का वर्णन किया गया है। पहला, निम्न प्रौढ़ शिक्षा स्तर और दूसरा उच्च शिक्षा में आ रही कठिनाइयाँ। सरकार इन समस्याओं का समाधान उठाने के लिए क्या कदम उठा रही है? माननीय शिक्षा मंत्री जी। और सबको विद्या का दान करेंगे। इसी के साथ मैं विपक्ष को कुछ विद्या का दान करना चाहता हूँ। भारत में 8 साल और उससे बड़ा व्यक्ति जो भाषा को पढ़ लिख और समझ सकता है वो साक्षर माना जाता है। 15 से 24 वर्ष तक के लोग जो जीवन की सामान्य बातों को समझ सकते हैं उनका आंकड़ा 69.3% 2001 से 2011 तक रहा है और ये मानवीय विकास की क्रम वृद्धि को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 304 कुमारी पलक। माननीय सभापति महोदय जी, मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ताजा अपडेट के अनुसार रेल दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है और इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? माननीय रेल मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, चुनाव के बाद जब हमारी सरकार आई तब हमने देखा रेलवे सुरक्षा प्रणाली की तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। रेल दुर्घटनाओं की वृद्धि चरम सीमा पर थी। सभापति महोदय, हमारा सबसे पहला लक्ष्य यही था कि रेलवे सुरक्षा प्रणाली को सुधारा जाए, क्योंकि रेल में सफर कर रहे व्यक्ति की भी कोई राह देख रहा है। हमने उसी वक्त स्पीड ब्रेक यूनियन के बिना कर्मचारी के हेलमेट क्रॉसिंग को हटाने के रेलवे बजट सेफ्टी 1 लाख करोड़ कर दी एवं ये सुनिश्चित किया कि इन सब कार्यों का संपादन एवं निश्चित हो। सरकार के सार्थक प्रयासों का परिणाम ये रहा है कि वर्ष 2018 तक रेल दुर्घटनाएं 116 हुई, यानी जो पिछले वर्षों से कम है। इसके अलावा मैं सदन को ये भी सूचित करना चाहूंगी कि इस वर्ष हमने ट्रेन प्रोटेक्शन एवं ना पागल हो इसी बात तुम तक जाना इतनी बड़ी उपलब्धि लेनी है पागल इतनी बड़ी उपलब्धि लेने का चाहती हूँ कि यात्रियों की सुरक्षा गुस्सा करेंगे टीचर रहने दे आप सभी से यही है कि भारतीय रेल पर भरोसा रखें और इसके विकास में अपनी योग्यता के अनुसार योगदान दें। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 305 कुमारी कोमल। क्या इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ये बताने की कृपया करेंगे कि क्या सरकार ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के साइबर उत्पीड़न और उनके प्रतिरूपण का संज्ञान लिया है? यदि हाँ, तो 2019 और 2021 में ऐसे बढ़ते मामलों की संख्या तथा दोषियों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने एक पोर्टल हेल्पलाइन विकसित की है? इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जवाब दें। माननीय इलेक्ट्रॉनिक मंत्री जी। महोदय जी, मैं आपके द्वारा संसद को भी अवगत करवाना चाहती हूँ कि भारत में इंटरनेट सभी उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह है। जैसे जैसे इंटरनेट का विस्तार होता है और नागरिकों के लिए कई लाभ प्रदान करता है, सरकार कुछ उपभोक्ताओं द्वारा कुछ सोशल मीडिया मध्यस्थ प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के कारण उपभोक्ताओं के नुकसान की बढ़ती घटनाओं पर भी अवगत है, जिनमें महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ अपराध भी शामिल हैं। NCRB द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 और 2020 में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध मध्यस्थी लक्ष्य के रूप में संचार उपकरण के तहत कम 8,415 और 10,405 मामले दर्ज किए गए हैं। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2020 के लिए है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के हिस्से है। राज्य सभा क्षेत्र अपने कानून परिवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने, जांच तथा अभियोजना के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। इंटरनेट को सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाने के लिए गृह मंत्रालय एक्ट में दिनांक 30/2000 इतनी रिस्पेक्ट नहीं देनी, महिलाओं के इतनी रिस्पेक्ट नहीं देनी, पर विशेष ध्यान देने के रिस्पेक्ट बस्ती भी है। सरकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में नागरिकों को अरे मैम गुस्सा करेंगी। एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.crime.gov संचालित करता है। अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। अब सभी जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएं। शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री विभाग की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें। वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा रही है।
आकाशवाणी एवं दूरदर्शन संबंधित वार्षिक रिपोर्ट सदन की पटल पर रखें। अध्यक्ष महोदया, इन सभी कार्यक्रमों से संबंधित जो भी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं। कार्यवाही की सूची में अगला विषय विशेष अधिकारों का उल्लंघन है। कुमारी अवंतिका, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगी? माननीय अध्यक्ष महोदया, पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन सिद्धवाल द्वारा गंभीर विशेष अधिकार भंग का मामला सामने आया है। 14,000 से अधिक अध्यापक राज्य स्तर की रैली पटियाला में सिद्धवाल में पटियाला के साथ सड़क पर अपनी मांगों के लिए एकत्रित हुए थे। माननीय सांसद अनिल कुमार जी इस सड़क मार्च में अपने सदन क्यों जा रहे थे कि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें मांगों के संदर्भ में रोक दिया। पुलिस ने भी माननीय अनिल कुमार जी को रोक दिया। माननीय अध्यक्ष महोदया, जब ऐसी घटना मेरे जैसे जनप्रतिनिधि के साथ हो रही है तो सोचिए आम आदमी के साथ क्या होता होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि आखिर कहाँ गया वो कानून जिसके वो दिन रात झूठे वादे करते हैं? क्या ये है वो कानून? मैं सरकार से इसके लिए सरकार की तरफ से मैं खेद प्रकट करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि ये शिकायत विशेष अधिकार हनन समिति को भेज दी जाएगी और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुमारी अवंतिका, क्या आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। कार्यवाही की अगला विषय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। माननीय स्पीकर महोदया, आज हमारे देश में राष्ट्रवाद के मुद्दे को, देशभक्ति के मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। आज हमारे भारतवर्ष में अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज हमारे देश में 1600 बोलियां बोलने वाले लोग, 12 धर्मों के अनुयायी और विभिन्न संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। हमारा संविधान हमारी जो हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत है उसकी अभिव्यक्ति है। हमारी सरकार संविधान के दायरे में रहकर संविधान को चलाने का काम कर रही है। सबको जोड़कर सबके विकास करने की पद्धति पर काम कर रही है। हमारे जो प्रत्येक तबके के भारतवासी हैं, हमारे जो दलित, पीड़ित, शोषित एवं वंचित भारतवासी हैं, उनके लिए उनके उत्थान का प्रयत्न कर रही है। हम सांसद में जो शपथ लेकर इस पावन सदन में आए हैं, क्या हम किसी धर्म विशेष, किसी संप्रदाय विशेष, किसी विचारधारा विशेष के प्रतिनिधि हैं? हम पूरे भारत के प्रतिनिधि हैं और 140 करोड़ देशवासियों का कल्याण यही हमारी जिम्मेवारी है। सभापति महोदय, हमारी सरकार एकरूपता की पक्षधार नहीं है, हम एकरूपता के पक्षधार हैं। सभी संप्रदायों का फलना फूलना यह इसी की भूमि पर संभव है। यह बुद्ध और गांधी की कर्म भूमि है। यहाँ अहिंसा परमो धर्मों का मंत्र दिया गया था। विविधता में एकता, यही तो हमारी पहचान है। कवि इकबाल ने भी कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर, ए जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सभापति महोदय, आज हमारे देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर और यहाँ तक कि भोजन के नाम पर भी लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। और ये आज से नहीं चला रहा, लंबे अरसे से चला आ रहा है। जातिवाद का जहर और संप्रदायवाद का जहर घुलता चला आ रहा है, जो कि अशांति फैलाने का काम कर रहा है। ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, शर्मनाक है, निंदनीय है। देश को संविधान के दायरे में रहकर चलना होगा। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कानून कठोरता से काम करता है और इन घटनाओं पर अधिक सख्ती बरतेगा। पिछले कुछ दिनों से इन मुद्दों को विशेष रंग दिया जा रहा है। एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। यह सरासर गलत है। यह देश आतंकवाद के मुद्दे पर, अलगाववाद के मुद्दे पर, नक्सलवाद के मुद्दे पर संगठित है और होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारी आर्मी का वो नौजवान जो कड़ाकों की ठंड में, भीषण गर्मी में दिन रात देश के लिए खड़ा है, जो लोग मन समर्पित, तन समर्पित, देह का कण समर्पित, मैं चाहता हूँ कि देश की धरती उन्हें कुछ और भी दूं। के विचारों से और प्रौढ़ है। क्या वे किसी धर्म के लिए खड़ा है, किसी संप्रदाय के लिए खड़ा है? वे पूरे 140 करोड़ देशवासियों की रक्षा के लिए खड़ा है। इस प्रकार
और वो है भारत का संविधान। हमारी एक ही भक्ति है, भारत भक्ति, और हमारी एक ही पूजा है 140 करोड़ देशवासियों का कल्याण, और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अंत में मैं माननीय सांसदों से और पूरे देश से ये पूछना चाहती हूँ, क्या हिंदू भाइयों को मुस्लिम भाइयों से या फिर मुस्लिम भाइयों को हिंदू भाइयों से लड़ना है? क्या दलित भाइयों को स्वर्ण भाइयों से या फिर स्वर्ण भाइयों को दलित भाइयों से लड़ना है? आइए मैं आह्वान करती हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक होकर के, दलित स्वर्ण एक होकर के गरीबी, बेरोजगारी, संप्रदाय के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ और सब मिलकर जातिवाद के खिलाफ लड़े, और सब मिलकर के स्वतंत्रता सेनानियों ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था उसके लिए अपना कर्तव्य करे और भारत एक श्रेष्ठ भारत की ओर कदम बढ़ाए। धन्यवाद। कार्यवाही की सूची में अगला विषय विधेयक पर है। अब माननीय गृह मंत्री जी विधेयक का पुनर्स्थापन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं संघीय जांच समिति के अंतर्गत नए विधेयक के पुनः स्थापन की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न यह है कि गृह मंत्री की संघीय जांच सीमित विधेयक के पुनर्स्थापन की अनुमति दी जाए या नहीं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे अपने हाथ खड़ा करें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे भी अपना हाथ खड़ा करें। इस प्रस्ताव के पक्ष में 170 मत और विपक्ष में 140 मत है, अतः इसमें हाँ का बहुमत है, इसलिए इसे पुनर्स्थापन की अनुमति दी जाती है। गृह मंत्री जी, आप अपना प्रस्ताव रखें। महोदया, मैं प्रस्ताव रखती हूँ कि इस विधेयक पर विचार किया जाए। मैं इस विधेयक की विस्तृत भूमिका प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि यह विधेयक देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में लागू होगा। इसकी अवधि अनिश्चित